हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैं सारा दिन का थका हारा रात को 1 बजे के करीब घर लौटता था तो मेरी बीवी ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही होती। उसे इस बात की भी परवाह न होती कि मैं घर लौट कर आ गया हूँ तो वो मेरे खाने पीने का ही मुझे पूछ ले। खुद ही खाना निकालता, अकेले ही खाना खाकर सो जाता। मेरी बीवी दोनों बच्चों के साथ इतनी गहरी नींद सो रही होती कि उसे किसी भी बात की खबर ना होती। कभी अगर मैं उसे उठाना भी चाहता तो वो बिल्कुल भी ना उठती और थक खाकर मैं सो जाता। शादीशुदा जिंदगी की जो रौनक होती है और बीवी का जो साथ मर्द को नसीब होता है वो मुझे बिल्कुल भी मैसर नहीं आया था और शादी के शुरू से ही कुछ ऐसे हालात थे। इसी रूटीन ने मुझे इस कदर बेचैन कर दिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी से थक गया था। अगर बच्चों का साथ ना होता तो शायद मैं हिना को बहुत पहले ही छोड़ चुका होता, लेकिन शादी के पहले ही साल में उसकी गोद में मेरा बेटा आ गया था और इसी बात ने हम दोनों को मजबूती से जोड़ दिया था। लेकिन तन्हाई मेरे अंदर ही अंदर पल रही थी और फिर एक दिन मैंने एक ऐसी वीडियो देखी कि मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। मेरे अंदर नए सिरे से वो जज्बात पैदा हो गए जिन्हें मैं खुद अपने हाथों से थपक कर सुलाया करता था। रोज़ाना की तरह मैंने सुबह 11 बजे उठकर दुकान खोली थी और कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लड़की चादर में छुपी हुई मेरी दुकान पर चली आई थी। उसके हाथ बहुत ही सफ़ेद थे, चादर में मुझे सिर्फ उसके हाथ ही दिखाई दे रहे थे। उसने एक महंगा तरीन मोबाइल फ़ोन मेरे आगे रखा और कहने लगी कि मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, आप इसे देख लीजिए। मैं कुछ मसरूफ़ था इसीलिए मैंने कह दिया कि आप 1-2 घंटे बाद आ जाइएगा और वो मोबाइल फ़ोन छोड़कर चली गई। मैं अपने काम से फारिग हुआ तो मैं उसका मोबाइल फ़ोन चेक करने लगा कि देखूं तो सही क्या मसला है जो मोबाइल हैंग हो रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मोबाइल बहुत ही महंगा तरीन और बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला था, उसे हैंग नहीं होना चाहिए था। गैर इरादी तौर पर मैंने उसका मोबाइल चेक करना शुरू किया ताकि ऐसी फाइल्स तलाश करूं जो मोबाइल के सिस्टम को हैक कर रही हैं। लेकिन इसी दौरान मेरे सामने एक ऐसी वीडियो खुली जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाले मनाजर ने मेरे सारे जिस्म से पसीने निकाल कर रख दिए थे। मैं बस खामोशी से वो वीडियो देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर कांप रहे हों, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस तरह की कोई वीडियो नहीं देखी थी। मैंने एक शराफत भरी नज़र ज़िंदगी गुजारी थी और अब भी मैं अपनी बीवी के साथ ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता था, लेकिन उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं था और ऐसे में इस वीडियो ने मेरे जज्बात पूरी तरह जगा दिए थे। मैंने अच्छी तरह से मोबाइल चेक किया तो मुझे 1-2 और ऐसी वीडियोस मिल गईं जो शायद इसी लड़की की थीं जिसका ये मोबाइल फ़ोन था। मोबाइल में कुछ ऐसी फाइल्स थीं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह थीं। उन्हें मैंने डिलीट कर दिया और फिर जब वो लड़की आई तो उसे उसका मोबाइल फ़ोन वापस कर दिया। अलबत्ता मोबाइल फ़ोन देते हुए मैंने जानबूझकर नीचे कुछ सामान गिरा दिया। जब वो सामान उठाने के लिए झुकी तो चादर के अंदर से मुझे उसका चेहरा नज़र आया। वो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो वीडियोज़ भी उसी लड़की की थी। मैं वीडियोज़ में उसे पूरी तरह देख चुका था, इसीलिए जब वो मेरे सामने आई तो मेरी नज़र उसके वजूद पर जमकर रह गई थी। उसने मुझसे पैसों का पूछा तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया था, इसीलिए वो वापस चली गई। अलबत्ता मेरी नज़र बहुत दूर तक उसका पीछा करती रही। जाते जाते वो मेरा सारा ध्यान भी अपने साथ ले गई थी। उसके बाद सारा दिन मेरा अपने काम पर ध्यान ही नहीं लग रहा। मेरी नज़रों में बार बार उसका वजूद घूम रहा था और मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था। वैसे तो वो मेरी मोबाइल का शॉप का वक्त 11 बजे से रात 1 बजे तक था, लेकिन इस दिन मैंने जल्दी दुकान बंद कर दी। मैं रात 10 बजे ही घर पहुंचा तो मेरी बीवी जाग रही थी और बच्चों को सुला रही थी। पहले तो मुझे देखकर वो हैरान हुई और फिर पूछने लगी कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया हूँ। मैंने उसकी बात का कोई ख़ास जवाब ना दिया और खामोशी से बैठ गया। बच्चों को सुलाकर वो खुद मेरे लिए खाना लाई और फिर उसने वही बातें शुरू कर दी जो वो शादी से पहले दिन से कर रही थी। खाना खाते खाते बहुत मुश्किल से मैं उसकी बातों को बर्दाश्त कर रहा था और मेरी बहन अभी भी मेरे पास बैठते ही वो शुरू हो चुकी थी कि सुबह से तुम्हारी अम्मा ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं काम कर करके थक जाती हूँ, कोई मुलाजमा वगैरह रख दो। शादी के पहले दिन से ही वो मेरी माँ से आजिज़ थी, जबकि मेरी माँ तो खामोशी से अपने कमरे में रहती थी। मैंने कभी अपनी माँ को हिना के झगड़ते नहीं देखा था। मुझे तो लगता था मेरी बीवी को ही मेरी माँ से मसले हैं, इसीलिए मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कहता था। आज भी मौका मिलते ही वो मुझे सुनाना शुरू हो गई तो मैंने खाना साइड पर कर दिया और उससे कहा कि मैं इसीलिए जल्दी घर नहीं आता, तुम्हारे मसले ख़त्म नहीं होते। मैं एक दफ़ा फिर घर से निकल गया और वो मुझे आवाज़ देती रह गई थी, लेकिन मैंने अपने कान इसकी तरफ से बंद कर लिए थे क्योंकि मैं उसकी शिकायतें बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था। मैं बेमकसद यूं ही सड़कों पर घूमता रहा और फिर आधी रात को घर लौटा
तो इस वक्त तक वो हिना सो चुकी थी। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं सोचने लगा कि कब तक मैं ऐसे ही वीरान जिंदगी गुजारूंगा। हिना मुझे कोई खुशी नहीं दे सकती थी, इस बात का मुझे अंदाजा तो मैं कर ही चुका था, लेकिन मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता था। मगर अब मेरे लिए अपने आप को मारना बहुत मुश्किल था, और यही सब कुछ सोचते सोचते मुझे भी नहीं लग गया। हस्बे मामूल मैं 10 बजे उठा और 11 बजे ही घर से निकल गया। मेरी कोशिश होती कि मैं हिना से कम ही बात किया करूं, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही टॉपिक था। मुझे दुकान पहुंचते कुछ ही देर गुजरी थी कि वो दोबारा लड़की दुकान पर चली आई। अब की बार उसे देखते ही मेरे चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने पूछा, खैरियत तो है? क्या फिर कोई मसला हो गया है? तो वो धीरे से कहने लगी कि मोबाइल एक दफ़ा फिर मसला कर रहा है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि कल ही तो मैंने सारी सेटिंग करके दी थी। खैर, मैंने फ़ोन अपने पास रख लिया और कहा कि आप 2 घंटे के बाद आ जाइएगा। वो जिस तरह आई थी उसी तरह लौट गई। उसके जाते ही मैंने सबसे पहले इस मोबाइल का चेकअप करना शुरू किया, और ये देखकर हैरान हुआ कि आज फिर उसके मोबाइल में कुछ नई वीडियोस मौजूद थी। हर वीडियो में वो अलग लग रही थी और अलग ही रंग दिखा रही थी, और उसकी अदाएं देखकर तो मैं दीवाना हो चुका था। मैंने काफ़ी देर उसका मोबाइल चेक किया, मगर इसमें कोई ख़ास मसला नज़र नहीं आया। तो मैंने ऐसे ही उसका मोबाइल साइड में रख दिया और उस लड़की के बारे में सोचने लगा कि वो कौन है, कहाँ से आती है, और उसके मोबाइल में उसकी अपनी ही ऐसी वीडियोस क्यों मौजूद हैं। कोई भी लड़की ऐसी वीडियोस बनाते हुए 1000 बार सोचेगी, क्योंकि हर वीडियो में वो बरहना होती और उसके अंदाज बिल्कुल अलग होते। 2 घंटे बाद जब वो मोबाइल लेने के लिए आई, तो मैंने यूं ही सरसरी तौर पर उससे पूछ लिया कि आप कहाँ रहती हैं। मेरी बात सुनकर पहले तो वो चौंकी और फिर कहने लगी, ज़्यादा दूर नहीं, बस सामने वाली गली में तंदूर के बराबर वाला घर ही है मेरा। उसकी बात पर मुझे याद आया कि तंदूर के बराबर वाला घर किराए पर चढ़ा हुआ था, और शायद ये लड़की इसी किराए के घर में रहती थी। मुझसे पैसों का पूछा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि आज भी मैंने उसके मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ भी नहीं किया था, बल्कि मैं तो मुफ्त में उसकी वीडियोस देख रहा था। वो मेरा शुक्रिया अदा करते हुए वापस चली गई थी, और मैं उसकी खूबसूरती में कहीं खो सा गया था। काश हिना भी इतनी खूबसूरत होती, या उसकी आवाज़ में भी ऐसी ही मिठास होती, तो मेरी ज़िंदगी बहुत सवर जाती। लेकिन ना ही हिना की आवाज़ में मिठास थी, और ना ही वो इतनी खूबसूरत थी, बल्कि उसकी शिकायतों ने तो मेरी नज़र में उसे मज़ीद बदसूरत कर दिया था। सुबह जब वो मेरे बच्चों पे चीखती चिल्लाती तो ऐसा लगता जैसे ढोल फट गया हो, और मैं कान बंद कर लेता। सारा दिन एक दफ़ा फिर मैं उसी लड़की के तस्वुर में खोया रहा, और अगले दिन बेख्तियार ही उसका इंतज़ार करने लगा। मुझे यकीन था कि वो एक दफ़ा फिर मेरे पास ज़रूर आएगी, और वाकई वो कुछ देर बाद फिर चली आई। उसने फिर अपना मोबाइल फ़ोन मुझे दिया और कहने लगी कि पता नहीं क्या मसला है, आप सही कर देते हैं और फिर घर जाकर ये ख़राब हो जाता है। अब की बार उसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, मुझे बार बार आने में परेशानी होती है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं अच्छी तरह चेक कर लूँगा, आप परेशान ना हो। वो फिर मोबाइल मेरे पास छोड़कर चली गई, और जब इस बार मैंने मोबाइल फ़ोन चेक करना शुरू किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस लड़की ने मोबाइल फ़ोन में अपनी ऐसी वीडियो बनाई थी कि जिसे देखने के बाद कोई भी मर्द खुद पर से काबू खो सकता था, और इस वक्त मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी इस मंजर का हिस्सा बन जाऊं। यकीनन ये कोई आवारा लड़की थी, कोई शरीफ और ख़ानदानी लड़की तो अपनी ऐसी वीडियो बना नहीं सकती थी, या फिर शायद इसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इसका मोबाइल फ़ोन चेक करूँगा। जो भी था, मुझे इस लड़की के साथ की तमन्ना होने लगी थी। इस बार जब वो फ़ोन लेने के लिए आई तो मैंने कह दिया कि अभी मोबाइल फ़ोन ठीक नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा मसला है, मैं शाम तक ठीक कर दूँगा। आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, आपका घर यहाँ से करीब है, मैं किसी से आपका फ़ोन भिजवा दूँगा। मैंने बहाने से उसका नाम पूछ लिया, और उससे झिझकते हुए, उसका नाम रुखसार है। शाम तक का सुनकर वो कुछ परेशान भी हो गई थी। फिर कहने लगी कि आप पक्का शाम को फ़ोन भिजवा देंगे ना? मैंने बड़ी मोहब्बत और अपनाइत लहजे में समोई और कहा कि रुखसार, आप परेशान ना हो, मैं खुद आपका फ़ोन लाकर आपको दे दूँगा। अगर आज भी ये सही नहीं हुआ तो फिर कल आपका दोबारा चक्कर लगेगा, इसलिए अच्छा ये है कि मैं एक दफ़ा ही तसल्ली से इसका काम कर लूँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ मुतमईन हुई और चली गई, और मैं सोचने लगा कि इसी बहाने शाम को इसके घर जाऊँगा तो शायद कुछ बात आगे बढ़ जाए। उसका फ़ोन मैंने सारा दिन ही चेक किया, वो सही से काम कर रहा था। पता नहीं रुखसार ऐसा क्या करती थी जो उसके हाथ में जाते ही फ़ोन ख़राब हो जाता था। मुझे शाम का इंतज़ार था। मैंने सोचा था कि जब अंधेरा फैलना शुरू होगा तब मैं इसके घर जाऊँगा और मौका देखकर इसे मज़ीद बातचीत भी कर लूँगा। लेकिन जैसे ही शाम हुई, घर से फ़ोन आना शुरू हो गया। मेरी बीवी मुझे फ़ोन कर रही थी, और मैं किसी सूरत इस वक्त उसका फ़ोन उठाना नहीं चाहता था। वो किसी न किसी झमेले में मुझे फंसा देती। मेरे लिए इस वक्त रुखसार के घर जाना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल फ़ोन साइड पर कर दिया, और जैसे ही अंधेरा हुआ रुखसार को फ़ोन लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा बजाने पर मुझे एहसास हुआ कि दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। मैं कुछ झिझकते हुए अंदर दाखिल हुआ तो मेरी चीख निकल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये मंजर देखने को मिलेगा। रुखसार की कलाई कटी हुई थी, उसका काफ़ी खून बह चुका था, और शायद वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी।
घर में कोई और भी मौजूद नहीं था। कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं, तो मैंने एम्बुलेंस को कॉल मिला दी और फिर खुद ही रुखसार को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंच गया। उसके मोबाइल फ़ोन में किसी का नंबर भी मौजूद नहीं था। मैंने किसी को कोई भी इतला कर पाता, इसलिए खुद ही अस्पताल लेकर चल पड़ा। डॉक्टर ने ये कहकर उसे देखने से इनकार कर दिया कि यह खुदकुशी का केस है, पहले कानूनी कार्रवाई होगी। बड़ी मुश्किल से मैंने डॉक्टरों की मिन्नतें की और कहा कि लड़की की ज़िंदगी चली जाएगी, आप इसे बचा लें। और फिर मेरी बहुत मिन्नत समाजत के बाद डॉक्टर ने इसका इलाज शुरू कर दिया। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। क्या सोचकर रुखसार के घर गया था और क्या हो गया था। मैं तो उससे दिल लगी करना चाहता था, उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, मगर मैं अजीब कानूनी मसलों में फंस गया था। मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था और मुझे इसके घर में इस तरह दाखिल होने की क्या ज़रूरत थी। मैंने डॉक्टर के कमरे के बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहा था और दुआ मांग रहा था कि रुखसार की जान बच जाए कि इतने में मेरी नज़र दूर बेंच पर बैठी अपनी बीवी पर पड़ी और मैं एकदम ही चौंक उठा। बेख्तियार ही मैंने जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला तो उस पर मेरी बीवी की 100 के करीब मिस्ड कॉल्स मौजूद थी। मैं फ़ौरन ही उसकी तरफ बढ़ा तो मुझे देखकर वो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मेरी शर्ट पर खून लगा हुआ था। वो परेशानी के आलम में पूछने लगी कि आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। मैंने पूछा कि तुम बताओ क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहने लगी कि बासित को बहुत तेज़ बुखार था, मैं आपको बार बार फ़ोन कर रही थी, आपने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं खुद उसे अस्पताल लेकर आ गई। मगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपकी शर्ट पर खून कैसे लगा है। मैंने कुछ झिझकते हुए उसे घुमा फिरा कर एक कहानी सुना दी। बासित मेरा बड़ा बेटा था और ये सुनकर मैं परेशान हो गया था कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। हिना रोते हुए कह रही थी कि बासित को कल रात से बुखार था, लेकिन सुबह से बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। अम्मा अस्पताल लाने में नहीं दे रही थी, वो घरेलू टोटकों से ही इसे ठीक करना चाहती थी, लेकिन बासित को झटके लगना शुरू हुए तो वो अकेली ही उसे अस्पताल ले आई। मैंने गौर से हिना की तरफ देखा तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। पहली बार मैं अपनी बीवी को इतनी तवज्जो से देख रहा था। वो अपनी उम्र से कई ज़्यादा बड़ी और थकी हुई मालूम हो रही थी। चेहरे पर परेशानी बहुत ही ज़्यादा थी और आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ चुके थे। मैं हमेशा उसकी बातों से ज़िद हो जाता था। यही समझता था कि वो मेरी अम्मा की दुश्मन है, लेकिन आज जिस हालत में वो यहाँ पर बैठी हुई थी, मुझे खुद ब खुद उस पर रहम आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों की थकी हुई हो। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। डॉक्टर ने बासित को ज़रूरी दवाइयाँ वगैरह दे दी थी और कुछ ही देर में उसे डिस्चार्ज भी कर दिया था। मैंने हिना से कहा कि तुम बासित को लेकर घर जाओ, मैं बस यहाँ से मामला निपटा कर आता हूँ। और फिर हिना और बासित को मैंने टैक्सी करवा दी थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी रुखसार को होश नहीं आया था और मैं उसको बात को लेकर बहुत परेशान था। इसका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल खाली था, सिवाय इसकी बरहना वीडियोज़ के। मोबाइल फ़ोन में कुछ भी नहीं था और डॉक्टर ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था। खून की एक बोतल भी चढ़ गई थी और तकरीबन फिर रात के 11 बजे के करीब उसे होश आया तो मैं फ़ौरन उसके पास भागा और उसकी आंखें खोल कर मुझे देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर उसका चेकअप करके जा चुके थे। मैंने रुखसार से पूछा कि तुमने खुदकुशी क्यों की, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, तुम अकेले घर में क्या कर रही थी। बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब जानना ज़रूरी था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। और फिर रोते हुए रुखसार ने मुझे सारी बात बताई, जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। रुखसार ने बताया कि आज से 2 साल पहले उसने पसंद की शादी की थी। उसके घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अपने शौहर के साथ इस शहर में भाग आई थी। उसे सोचा था कि कुछ ही अरसे बाद वो वापस अपने घर जाकर माफ़ी मांग लेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके शौहर ने भी उसे यही बात कही थी, लेकिन उसे इस शहर में लाने के बाद उसने अपने शौहर का एक नया रूप देखा। एक हफ्ता तो उसका शौहर उसके साथ बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन फिर उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाया और रुखसार को पता चला कि वो खराब आदमी है। वो रुखसार के जरिए पैसा कमाना चाहता है। वो रुखसार को दूसरे आदमियों के हाथ फरोख्त करने लगा। कभी कोई आदमी तो कभी कोई आदमी रुखसार के पास चला आता। रुखसार को मजबूरन वो सब कुछ करना पड़ता जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, क्योंकि अगर वो अपने शौहर की बात ना मानती तो उसका शौहर मारपीट पर उतर आता। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसका शौहर इसी बात का फ़ायदा उठा रहा था। धीरे धीरे रुखसार को अपनी खूबसूरती और अपनी शादी शुदा जिंदगी से नफरत होने लगी। रुखसार रोते हुए कहने लगी कि शादी का मतलब होता है कि एक मर्द एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है और दोनों एक दूसरे के साथ खुशगवार लम्हात गुजारते हैं। लेकिन मेरे शौहर ने हर दिन मुझे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। मेरा तहफ़्फ़ुज़ तो दूर, वो मुझे एक छत भी ना दे सका। पिछले 2 सालों से मैं कभी इस मोहल्ले तो कभी उस मोहल्ले भटक रही हूँ। जहाँ हमारी बदनामी होना शुरू होती है, वहीं से हम मोहल्ला बदल लेते हैं, ताकि इज़्ज़तदार लोग बहुत जल्दी इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे घर में रंग रंग के आदमी आते हैं। फिर एक दिन मेरा शौहर एक आदमी को मेरे पास लेकर आया। उस आदमी ने मुझे इस्तेमाल तो किया, लेकिन साथ ही साथ मेरी वीडियो भी बना ली और उसके बाद वो मुझे हर दिन मजबूर करने लगा कि मैं अपनी वीडियो बनाकर उसे भेजा करूँ। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अपने घर वालों की खातिर मैंने ये सब कुछ किया। और अगर वो मुझे बदनाम करने के लिए मेरी ये वीडियो वायरल करता तो कहीं ना कहीं मेरे घर वाले भी इस चीज़ की लपेट में आते। पहले ही मेरे घर वाले
छोड़कर घर भाग जाने से उनकी बहुत बदनामी हुई थी, और अब ऐसी अगर वीडियोस इन तक पहुंचती तो शायद वो लोग कभी माशरे में सर उठा ना पाते। और यही सोचकर मैं इसी बात पर मानने लगी और हर रोज़ मैं उसे वीडियो बनाकर भेजने लगी। वो अजीब अजीब फरमाइशें करता और मैं ना चाहते हुए भी उसकी फरमाइशें पूरी करती। मैं एक नेक और शरीफ घराने से थी। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने एक गैर मर्द से निकाह के नाम पर एतबार किया और अपना घर छोड़कर निकल आई थी। काश कि मैं ये कदम ना उठाती तो मेरी ज़िंदगी ऐसी जहन्नुम ना बनती। मैं हर रोज़ इस तरह के दूसरों के आगे अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त खुद अपने हाथों से ना उतारती। वो कहने लगी कि मैं मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए इसलिए आपके पास दुकान पर आती थी ताकि कुछ देर के लिए मेरे मोबाइल फ़ोन से जान छूट जाए। मैं इस आदमी को यही बताया था कि मेरा घर फ़ोन ख़राब हो गया और मेरे शौहर को भी यही बात मालूम थी, इसीलिए मैं खुद मोबाइल बनने के लिए देने के बहाने आपके पास छोड़ जाती ताकि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन मैं खुद को पुरसुकून महसूस कर सकूं। क्योंकि हर थोड़ी देर बाद मुझसे वीडियो की फरमाइश की जाती, कभी वो आदमी मांगता तो कभी मेरा शौहर। मैं ज़िंदगी से थक चुकी थी और फिर जब आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन शाम को मिलेगा और यही बात मैंने घर आकर अपने शौहर को बताई तो वो कहने लगा कि ठीक है फिर तैयार हो जाओ, मैं ग्राहक लेकर आता हूँ। और वो घर से निकल गया। उसे बस पैसा कमाना था, इसीलिए जब मेरी वीडियो फरोख्त करने के लिए उसके हाथ ना लगी तो वो ग्राहक ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मैं मज़ीद इस रसवाई की ज़िंदगी को नहीं गुजारना चाहती थी, इसीलिए तंग आकर मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की ताकि हमेशा के लिए ये किस्सा ख़त्म हो जाए। अगर मेरे शौहर के पास भी महंगे वाला फ़ोन होता तो वो खुद ही मेरी वीडियो बनाना शुरू कर देता, लेकिन उसका फ़ोन काफ़ी अरसे से ख़राब था और मुझे बेचकर इतने पैसे हासिल नहीं होते थे कि घर के गुजारे के साथ साथ वो मोबाइल फ़ोन भी खरीद सके। इसीलिए वो खुद ही ग्राहक ढूंढने के लिए चला गया और मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत ने आपको मेरे दरवाजे पर भेज दिया और आपने एक दफ़ा फिर मेरी जान बचा ली और अब मुझे दोबारा इस जहन्नुम में जाना होगा। ये कहकर रुखसार फूट फूट कर रो पड़ी। रुखसार की कहानी सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं भी तो उसके शौहर जैसा ही मर्द था। मैं भी उसकी इज्जत से खेलना ही चाहता था, बिना ये जाने कि उसके मोबाइल फ़ोन में ऐसी वीडियोस क्यों थी। मैं सिर्फ अपने जज्बात की तस्कीन की खातिर उसके दरवाजे पर पहुंच गया था और अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं भी उसका कोई ग्राहक ही बन जाता। रुखसार की बात ने मुझे हिलाकर रख दिया था कि एक औरत के लिए इसका शौहर, उसकी छत, उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है। मेरी बीवी भी मुझसे इसी तहफ़्फ़ुज़ की तलबगार थी जो मैंने उसे दिया था। नहीं, मैंने रुखसार को यकीन दिलाया कि मैं दोबारा उसे इस जहन्नुम में नहीं जाने दूंगा। मैंने उससे इसके घर वालों का नंबर लिया और ख़ुद फ़ोन करके उसके भाई को सारी बात बता दी। मुझे यकीन था कि वो कोई भी गैरतमंद भाई अपनी बहन को ऐसी जगह पर नहीं छोड़ेगा। मेरा यकीन ठीक साबित हुआ था क्योंकि उसके भाई ने कहा कि वो रुखसार को लेने के लिए आ रहा है और उसके शौहर से भी खुद ही निमट लेगा। रुखसार को अस्पताल में 2 दिन रहना था, इसीलिए मैं उसे नर्स के हवाले छोड़कर घर वापस लौट आया था। और जब मैं रात 2 बजे के करीब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी बासित के सर पर पट्टियां रख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देखते ही वो मेरे गले लग गई थी। पहली दफ़ा मैंने उससे मोहब्बत से बात की, उसे समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। वो रोते रोते खामोश हो गई थी और फिर उस दिन के बाद से मैंने अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मुझे हिना के रवैये के बारे में भी समझ आने लगी थी। सुबह से लेकर रात तक वो मशीन की तरह काम करती थी, बहुत ज़्यादा थक जाती थी। ऊपर से मेरी अम्मा हर बात में उसे ताना दिया करती थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाया करती थी और जैसे ही मेरे पास बैठती तो अपने अंदर का गुस्सा निकालने लगती और मैं कभी उसकी बात को समझ ही नहीं पाता था। मगर जैसे जैसे मैंने उसे समझना शुरू किया तो मुझे अपने आप पर अफसोस होने लगा। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को हिना ने नहीं बल्कि मैंने अपनी लापरवाही से बर्बाद किया था। अगर मैं अपनी बीवी के मसाइल को शुरू से ही सुनता और फिर उन्हें सुलझाने की कोशिश भी करता तो शायद हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पहले ही दिन से बहुत अच्छी होती। लेकिन अब वक्त आ गया था कि मैं अपनी गलती को सुधार कर अपनी बीवी के लिए वक्त निकालता और मैंने यही अमल शुरू कर दिया था। रुखसार को अगले ही दिन उसका भाई आकर अपने साथ ले गया था शहर और उसके शौहर को जेल ही भिजवा दिया था। मैंने रुखसार की सारी बरहना वीडियोस फ़ोन से डिलीट कर दी थी और उसका फ़ोन उसके हवाले कर दिया था। आज मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं भी कोई कमी है, कोई अधूरापन है तो उसकी असल वजह को तलाश करें ताकि दूरियां और फासले मिट सकें और ये गलत रास्तों पर चलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें।